नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है, सामाजिक न्याय जिसका नाम है। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। सो दोस्तों, आपको मैं इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने जो टॉपिक समझा था उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को सबसे पहले न्याय का अर्थ बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, 3 सिद्धांतों को हमने समझा था। और उसके बाद हमने समझा था न्यायपूर्ण बंटवारा होता क्या है, न्यायपूर्ण बंटवारे से हम क्या समझते हैं। सो ये 3 टॉपिक आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझाया जा चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की वीडियो की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले रॉयल्स के न्याय सिद्धांत को समझाया जाएगा। उसके बाद मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप जो टॉपिक है, जिसमें हम मुक्त बाजार होता क्या है और एक तरीके से जो पूंजीवाद और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं उसकी विशेषताओं को ही हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपका आज की इस वीडियो में रहने वाला है। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के साथ ही आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रॉयल्स के न्याय सिद्धांत है क्या। रॉयल्स जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है उससे हम क्या समझते हैं। देखिए, रॉयल्स ने न्याय के सिद्धांत का जो वर्णन है कुछ इस तरीके से किया है। उन्होंने न्याय की अवधारणा को एक तरीके से अज्ञानता के आवरण द्वारा प्रस्तुत किया है, मतलब सिद्धांत के द्वारा इसको प्रतिपादित किया है। अब अज्ञानता के आवरण का मतलब क्या है? तो अज्ञानता मतलब होता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है ना। तो इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी समाज को संगठित करना है, लेकिन उस समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, क्या हैसियत होगी, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता कि उस समाज में उसकी हैसियत क्या होने वाली है, उसकी स्थिति क्या होने वाली है। और उसको क्या करना है, एक समाज को संगठित करना है, एक समाज को बनाना है और उस समाज में उसको नीति निर्धारण करने का कार्य जो है वो करना है। तो ये जरूरी है कि वो क्या करेगा, उस समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा, क्योंकि उस समाज में उसकी स्थिति के बारे में उसको कुछ नहीं पता है ना, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, उसका पोस्ट क्या रहने वाला है उस समाज में। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं मिल सके, प्रत्येक वर्ग को उससे लाभ मिल सके। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पता होगा कि भाई उस समाज में उसकी स्थिति क्या रहने वाली है या उसका पोस्ट क्या रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे तरीके से कार्य को नहीं करेगा और अच्छी नीतियों का निर्धारण वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आपको पता है जरूरी है कि भाई जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम किया जाए, है ना। सभी लोगों को न्यूनतम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो सारी उपलब्ध हो, जैसे कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके अलावा शिक्षा, भोजन, सारी चीज़ें उनको मुहैया हो। इसी से क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। सो आपको अगर रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत में आपको सिंपल सा शब्द बता देना है कि अज्ञानता के आवरण के द्वारा उन्होंने क्या किया, न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता है कि उस समाज में उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन वो अगर समाज को संगठित करना चाहता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उस समाज के लिए वो सर्वश्रेष्ठ नीतियों का निर्धारण करेगा, जिससे कि सभी लोगों को क्या हो सकेगा, फायदा हो सकेगा, सुविधाएं मिल सकेंगी। दोस्तों, हम बात करते हैं मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। यहाँ पे हम बाजार की अवधारणा को समझ लेते हैं कि बाजार ना एक होता है मुक्त बाजार और दूसरा बाजार होता है जिसमें राज्य का यानी कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर सकते हैं, पूंजीवादी देशों की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों की अगर आप बात करें तो वहाँ पे मुक्त बाजार है, मतलब वहाँ पे ना सरकार का बाजार में हस्तक्षेप जो है वो बहुत ही कम है। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी आसानी से स्थापित हो जाती है वहाँ पे, और कंपनी वगैरह अपनी मन मर्जी से क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का कीमत निर्धारित कर सकते हैं। बाजार में जो मांग पूर्ति होता है ना, जितना डिमांड है और जितना ज़्यादा सप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप वहाँ पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मुक्त बाजार में होता है, जहाँ पे सरकार का बाजार में हस्तक्षेप नहीं होता है। कीमत निर्धारण में
सरकार कोई अपना विशेष भूमिका नहीं निभाती है। और ऐसे देशों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो प्राइवेट हाथों में ही होता है, निजी जो क्षेत्र है ना उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने तरीके से क्या करते हैं, बाजार को कंट्रोल करते हैं और बाजार को चलाते हैं। तो ये तो हो गया मुक्त बाजार। दूसरी तरफ अब हम बात करें ऐसा बाजार जो कि जिसमें राज्य का हस्तक्षेप होता है, जैसे कि आप चाइना जैसे देश की बात कर सकते हैं या आप रसिया जैसे देश की बात कर सकते हैं। ऐसे देशों में क्या है कि बाजार में राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाजार को चलाने का जो काम है, यानी कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का जो काम है वो क्या करती है, कौन करती है, सरकार कर रही है। ठीक है ना। अब नीति निर्धारण करना है या फिर कीमत का निर्धारण करना है, तो सभी वस्तुओं की जो कीमत का निर्धारण है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। और ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है ना वो सरकारी हाथों में ही होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मुक्त बाजार की बात करें, जहाँ पे जिन देशों में मुक्त बाजार को अपनाया गया है वहाँ पे वस्तुओं की कीमत ना ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुक्त बाजार में ना लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुएं बनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य की हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं को बनाया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप मुक्त बाजार बनाम राज्य का जो हस्तक्षेप वाला जो टॉपिक है उसको आप समझ सकते हैं। सो दोस्तों, आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि मुक्त बाजार वाली जो व्यवस्था है या फिर जो राज्य का हस्तक्षेप वाली जो व्यवस्था है, इसमें से कौन सी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। क्या मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या फिर राज्य का हस्तक्षेप वाला जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी है। आप कमेंट में मेरे को एक बार ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि भाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना। जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भारतीय सरकार ने क्या किया है, देश के विकास के लिए और देश के विकास के जो फायदे हैं वो सभी लोगों को मिल सके, इसके लिए क्या किया गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना की जो नीतियाँ है उसको अपनाई गई है। जिसमें क्या होता है कि हमारे देश के जितने भी साधन है, जितने भी संसाधन है, उसको 5 वर्ष के लिए नियोजित तरीके से क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है ना। हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना एक लक्ष्य होता है और 5 वर्ष के दौरान उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना हो गया। उसके बाद तीसरा है वंचित वर्गों के लिए आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा। हमारे संविधान में भी जो वंचित वर्ग है, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए कुछ रक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो ये वंचित वर्गों को कहीं ना कहीं ऊपर लाने के लिए, वंचित वर्गों के विकास के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम बताएंगे, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। हमारे संविधान में क्या किया गया है, सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का है, नस्ल का है, वर्ग का है, सभी के लिए क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है ना। जिसमें आप लोगों को पता होगा, समानता, स्वतंत्रता, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार जैसे मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का मौलिक अधिकार है। तो बहुत सारे, मतलब कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये सभी मौलिक अधिकार हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, देखिए, जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार हम लोगों के लिए, हम व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए है, उसी तरीके से सरकार को भी कुछ देश के विकास के लिए नीतियाँ बनानी होती है। ठीक है ना। तो नीति जो है वो कहाँ से लेगा, वो नीति निर्देशक तत्वों जो है ना वहीं से लिया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है कि कोई भी सरकार किस तरीके से एक कल्याणकारी नीतियाँ अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए बना सकती है। वो सारे प्रावधान किस में किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किए गए हैं। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट जो कि हमें बताने थे कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो 3 टॉपिक समझाने थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो
आप लोग कम से कम वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के ग्रुप में, या फिर आपके जो स्कूल के ग्रुप है ना, या फिर आपके मित्र है जो फेवरेट मित्र है, कम से कम फेवरेट मित्र तक तो आप पहुंचा ही सकते हैं वीडियो को। बस आप खुद वीडियो को देख के फ़ायदा ना उठाए, आपके दोस्त वगैरह है वहाँ तक भी पहुँचाए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को बेहतर कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,